नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाक्य विचार। तो देखिए, वाक्य विचार जो हमारा टॉपिक है, इसको हम लास्ट 3 सेशन से पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लगभग बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं, किस तरह से वाक्य को बनाया जाता है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद हमने उपवाक्य या वाक्यांश किसे कहते हैं, इसके बारे में जाना। उसके बाद हमने उपवाक्य के भी जो दो भेद मैंने यहाँ पर आपको बताए, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, वो मैंने यहाँ पर क्लियर किया। उसके बाद हमने यहाँ पर वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय पर डिस्कस किया। और उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वाक्य का, उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वाक्य भेद। तो सबसे पहले जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था वाक्य भेद में, वो था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो देखिए, हमने इस तरह से यहाँ पर अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद पढ़े थे, उसमें हमने वाक्यों के 8 भेद यहाँ पर पढ़े थे। और बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से हम इनको 8 भागों में बांटते हैं अर्थ के आधार पर। यानी कि वाक्यों के जिस जिस तरह के अर्थ निकलते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप इसको क्लास में एक चीज को, जैसे कई तरह से एक ही बात को कई तरह से आप यहाँ पर क्लास में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, तो उसका फिर अलग अलग तरह से आप मीनिंग निकालेंगे। जैसे किसी चीज को आप सामान्य शब्दों में कह देंगे, जैसे हमने यहाँ पर कहा है वर्षा हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसी को आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से, सारे बच्चे अगर आपस में अलग अलग तरीके से कहेंगे, तो उसके आधार पर जब आप उसका मीनिंग निकालेंगे, जैसे कहीं पर कहा किसी ने, अगर सामान्य शब्दों में कह दिया कि वर्षा हो रही है, राकेश ने दूध पिया, मैंने होमवर्क किया, सीता गाना गा रही है, गीता खाना खा रही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल साधारण शब्दों में जब हमने कह दिया, तो हमने उसे कहा विधानवाचक वाक्य, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर उसी उसी को हमने निषेधार्थक में बदल दिया। यानी कि जब हमने कहा कि निषेध प्रकट कर रहे हैं, नहीं का भाव आ रहा है, तो उसको हमने निषेधार्थक कह दिया। यानी कि कुछ बच्चों ने उसको वाक्य को परिवर्तित किया, अपने तरीके से कहा कि जो सीता है वो सीता गाना नहीं गा रही है, ठीक है। वर्षा नहीं हो रही है, मैंने गृह कार्य नहीं किया, मेधावी छात्र कक्षा में नकल, परीक्षा में नकल नहीं करते। तो जहां पे आपने नहीं का भाव लगा दिया, उसको हमने कहा था निषेधार्थक, ठीक है। इसी तरह से अब हमने उसको आज्ञावाचक में बदला। यानी कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए या तुम पढ़ाई करो, सदा सच बोलो, बड़ों का सम्मान करो। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आज्ञावाचक होते हैं, आज्ञा देने का बोध इनमें होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक, यानी कि कहीं पर आप प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछे जाने का बोध जहां पर होता है, उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे मैंने कहा, आप अपने तरीके से सारे वाक्यों को जब आप बदलते हैं, फिर जब आप उसका मीनिंग निकालते हैं, तो फिर उसको हम उसी तरह से समझ लेते हैं। फिर इच्छावाचक, कहीं पे हम अपना आशीष, किसी को अपनी इच्छा, कहीं पे अपनी शुभाकांक्षा, कहीं पे अपनी शुभ कामना दूसरों के सामने जब व्यक्त करते हैं, जैसे कहते हैं भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, भगवान तुम्हें सदा स्वस्थ रखे, तुम्हारा कल्याण हो, चिरंजीवी भवः, आयुष्मान भवः, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, इच्छावाचक। यानी कि हम इच्छा, हमारे मन की इच्छा है इस तरह की, हम ऐसी कामना करते हैं, ठीक है ना, तो उसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था संदेहवाचक। संदेहवाचक में क्या होता है कि कहीं पर संदेह प्रकट किया जाता है, डाउट जो होता है, एक तरह से शंका व्यक्त की जाती है किसी भी वाक्य में। जैसे हमने कहा शायद आज वर्षा हो, ठीक है। हमें आसमान में बादल दिखे और हमने कह दिया कि शायद आज वर्षा हो। हमने बादलों को देखकर जो है शंका प्रकट की है, संभावना प्रकट की है वर्षा होने की, ठीक है ना। वह आ रहा होगा,
पर हमें क्या मालूम, हमें हमें ये पता है थोड़ा बहुत कि वो आ रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो आ रहा है या नहीं। ठीक है ना। तो आज वर्षा हो सकती है, शाम को वर्षा हो सकती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य को पढ़ा था। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था वो था विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का अर्थ मैंने आपको बताया था हर्ष, घृणा, आश्चर्य, शोक, दुख, क्रोध आदि। ये सब क्या है, विस्मय। जहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके लिए लिखा था जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि के भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें। और इसको हमने शब्द में भी पढ़ा था। जब हम शब्द विचार पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर हमने जब अविकारी शब्दों को हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन 4 चीजों को हमने वहां पर पढ़ा था। और ये आपके अविकारी शब्दों में आते हैं, ये जो विस्मय सूचक जो शब्द होते हैं। ठीक है ना। और जहां पर ये प्रयुक्त हो जाते हैं उसे विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये सारे के सारे वाक्य जहां पर विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, जैसे वाह, शाबाश, हे, अरे, छी। ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, विस्मय सूचक वाक्य है। तो जैसे हमने यहाँ पर बताया था लास्ट सेशन में कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वाह, कितना सुंदर दृश्य है। और उसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे, जैसे आहा, कितना सुंदर उपवन है। ठीक है ना। इस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपको लास्ट सेशन में दिए थे। तो ये था हमारा विस्मय सूचक। उसके बाद लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है कि एक वाक्य में प्रयुक्त जो एक क्रिया होती है। ठीक है ना। एक क्रिया, ये आपका जो शब्द है ये है क्रिया। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। तो जैसे मतलब एक जो वाक्य है वो दूसरे की तरफ संकेत कर रहा होता है। तो जैसे हमने कहा कि यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है ना। यदि वर्षा होगी या अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, यानी कि एक ही वाक्य में 2 क्रिया है और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यहाँ पर इसीलिए से संकेतवाचक कहा है कि एक जो है वो दूसरे की तरफ इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कंप्लीट कर लिए थे लास्ट सेशन में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में भी आए होंगे और आप सभी ने अच्छे से नोट भी किया होगा इन सभी चीजों को। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ाते हैं आप एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत, क्योंकि आप भी अपने 40 मिनट्स जो है यहाँ पर दे रहे हैं, 35 मिनट 40 मिनट्स दे रहे हैं, तो आप उनको यूज कीजिए। एटलीस्ट जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, घर पर जाकर रिवाइज कीजिए। कहीं पर कोई डाउट लगता है तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लीजिए, क्योंकि डेली आप क्लास यहाँ पर आपकी चलती है। ठीक है। तो कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको स्कूल में आ रहे हैं आप, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, चाहे वो किसी भी विषय में हो, तो आपको उसको जरूर सीखना चाहिए और अपने डाउट्स भी कि मुझे ये समझ में नहीं आया आप इसको बता दीजिए, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास 9th का जो टॉपिक था, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वैसे 10th में भी आपका वाक्य परिवर्तन आता है बोर्ड एग्जाम में, वहां पर रचना के आधार पर भी आता है और आपका अर्थ के आधार पर भी आता है, लेकिन क्लास 9th में आपका ज्यादातर अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन एग्जाम में आता है। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, कहीं पे आपको कोई डाउट हो तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आज शुरू करने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद, कि जिस तरह से वाक्यों की रचना की जाती है।
अब देखिए वहां तो मीनिंग निकाला जा रहा था कि जैसे जैसे आप बोलेंगे, मैंने कहा ना कि एक ही वाक्य को अगर मैं क्लास के अलग अलग बच्चों से कहूं कि आप अपने तरीके से इसको बोलिए, ठीक है ना, किसी भी वाक्य को आप अपने तरीके से बोलिए, तो जब बच्चे बोलेंगे उन सेंटेंसेस को हम लिखेंगे और उसके बाद हम उनका मीनिंग निकालेंगे कि किस तरह का मीनिंग इस सेंटेंस का निकल रहा है, वाक्य का निकल रहा है। तो उसके आधार पर हमने उसको, यानी कि उसका जो मीनिंग निकलता है वाक्य का, अर्थ जो निकलता है, उसके आधार पर हमने 8 भेदों में बांटा था। अब वाक्य की रचना कैसे की जाती है, वाक्य को बनाया कैसे जाता है, उसके आधार पर हमने यहाँ पर वाक्य को 3 भेदों में बांटा है, ठीक है ना। तो रचना के आधार पर वाक्य, यानी कि वाक्य के 3 भेद होते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्लास 10th का और 9th का दोनों क्लासेस का महत्वपूर्ण टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य परिवर्तन आता है कि किस तरह से आप सरल वाक्य को या साधारण वाक्य को आप संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे, ठीक है ना। ये चीजें आपकी एग्जाम में आती है। जिन बच्चों को पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं याद है, क्योंकि ये चीजें इस क्लास की नहीं है, आप शुरू से ये पढ़ते आते हैं व्याकरण में, ठीक है ना। भले ही आपका लेवल थोड़ा सा छोटा होता है, आप छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीजें, इसके बाद क्लास 10th के बाद आपको ये सब चीजें नहीं पढ़नी होंगी, ये आपको यहीं पे सब क्लियर करना होगा। क्लास 10th के बाद तो आपका लेवल जो है, फिर उसके बाद आलेख लिखना, रिपोर्ट राइटिंग या और भी फीचर और समाचार पत्र, आपका इस तरह की चीजें आपके ग्रामर में आती है, व्याकरण में आती है। तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे आपका समास है, संधि है, मुहावरे है, और आपका पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थी शब्द है, और आपका वाक्य है, वाच्य है, ठीक है। ये सारे आपके क्लास 10th तक ही आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका सिलेबस जो है अप हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा सरल वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक है ना। तो सरल वाक्य, साधारण वाक्य क्या होता है, तो सबसे पहले हमने कहा कि 3 भागों में बांटा है। किसको? रचना के आधार पर वाक्य भेद जो है उसको 3 भागों में बांटा है। पहला है सरल वाक्य, या उसी को कह दिया गया है साधारण वाक्य। तब अब यहाँ पर देखिए, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया उद्देश्य, तो ये मैंने शुरुआत में आपको बताया था जब हम वाक्य के अंगों को पढ़ रहे थे, वाक्य के भागों को पढ़ रहे थे। तो अगर आपने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया होगा तो आपको नहीं पता होगा उद्देश्य क्या होता है। इसीलिए जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं उसको एक बार शुरुआत से रिवाइज कीजिए, शुरुआत से उसको पढ़िए, समझिए, और फिर आप उसको आगे कंटिन्यू कीजिए, ताकि आपको कोई चीज जो नहीं समझ में आए तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उनको सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सरल वाक्य, साधारण वाक्य, क्योंकि उसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था एक आपको, राम बाजार जाता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल बिल्कुल मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल, भले ही आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे कहीं पर भी आपको, क्योंकि लेवल के हिसाब से ये एग्जाम्पल बहुत इजी है, लेकिन ये केवल आपको उद्देश्य और विधेय समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि क्या होता है उद्देश्य और क्या होता है विधेय, और कैसे उसको फिर एक सरल वाक्य कहा जाता है, क्यों फिर उसको एक सरल वाक्य कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, केवल एक लाइन, राम बाजार जाता है, ठीक है ना, राम बाजार जाता है। चलिए जिसने पढ़ा होगा उसको थोड़ा बहुत याद होगा, कोई बता सकता है कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? जैसी बाग वाला। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, क्लास 9th के बच्चे हैं आप? यस मैम। यस।
तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अभी? मैम वाक्य। वेरी गुड। वाक्य आपने इससे पहले पढ़े हैं कभी क्लास में? नो मैम। तो क्या आप परिभाषित कर सकते हैं वाक्य को? क्या होती है वाक्य की परिभाषा, किसे कहते हैं वाक्य? नो मैम। शब्द किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं बच्चा? शब्द। चलिए, नो कोई मैम। बात नहीं। इसीलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर कह रही हूँ कि एटलीस्ट आप जो जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी क्लास 9 के बच्चे हैं आप, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, ये क्लास 9 और 10 ये दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद तो आपको व्याकरण में ये सारी चीजें पढ़नी ही नहीं है। तो एटलीस्ट आपको क्लास 10 तक इतना ज्ञान हो जाए व्याकरण का कि आप आगे लाइफ में, क्योंकि व्याकरण तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको लाइफ टाइम, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने लिटरेचर पढ़ा, आपने चैप्टर पढ़ा और आप भूल गए और आपने बस एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए, तो यहाँ तक सीमित नहीं है। व्याकरण जो होता है, चाहे वो आपका इंग्लिश का ग्रामर हो, चाहे हिंदी का जो आपका ग्रामर है, यानी कि हिंदी का चाहे व्याकरण है, ये आपका लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। अगर आपको केवल आपको वाक्य के बारे में नहीं पता होगा तो किस तरह से आप अपना जो आप बोल रहे हैं, कैसे आप वाक्यों को एक तरह से सही तरीके से बोलेंगे? आपको शब्द ज्ञान नहीं होगा, आपको वाक्य का ज्ञान नहीं होगा, तो कैसे आप करेंगे? ठीक है ना। तो जो चीजें मैं यहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ, एटलीस्ट आप उनको अच्छे से नोट डाउन करें, घर पर रिवाइज कर लें। कहीं पे आपको डाउट लगता है ना, तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डांट पड़ेगी या आपको कोई ऐसे कहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप क्लास में, यस, कुछ कहना चाहते हैं बच्चा? आप हैंड रेज कर रहे हैं बच्चे। नो मैम। तो अगर आप लोगों तो को कोई भी डाउट लगता है तो जरूर क्लियर करें। आप लोग नोट कर रहे हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर? आप लोग नोट कर रहे मैम हैं जो जो मैं आपने पढ़ा बात। रही हूँ यहाँ पर? यस मैम। यस। ओके। तो इतना तो समझ आ रहा होगा, जो मैंने अभी तक बताया वो समझ आ रहा है आपको? मैम क्या आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं वाक्य क्या होता है? क्योंकि मैम हाँ जी, ये वो मैं क्लास अभी आपको, आज ही स्टार्ट की है हम। यस यस, आज वो ही मैं स्टार्ट आपके लिए की है रिपीट हम। कर दूंगी। यस। लेकिन जो ओके मैम। आज पढ़ा वो थोड़ा सा समझ आया आप लोगों को? जो आज पढ़ा हमने, क्योंकि अब आप क्लास 9 में है, तो इतना भी ऐसा नहीं है कि आपको जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि ये हमारा हिंदी सब्जेक्ट है। और हिंदी जो होती है वो आपको पता है, आप बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और आपका मीडियम भी हिंदी है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आपको इतना तो समझ आ रहा होगा जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताया, और मैंने आप लोगों को कहा कि अगर मैं एक ही वाक्य को आपकी क्लास में, जैसे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, मैं सबसे कहूँ कि एक वाक्य को आप अलग अलग तरह से बोलिए, ठीक है ना, और फिर हम उन वाक्यों को नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, और फिर हम उनका मीनिंग निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे। तो देखेंगे कि कोई बच्चा प्रश्न पूछने की तरह से बोल रहा है, कोई इच्छा जाहिर करने की, कोई आज्ञा देने की, कोई संदेह प्रकट करने की। उसी के आधार पर हमने 8 भागों में बांटा, और फिर यहाँ पर हम रचना के आधार पर, यानी कि कैसे वाक्यों की रचना की जाती है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझसे कहा गया था कि एक बार रिवाइज कर दीजिए। जैसी बाघ वाला, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है आपका वाक्य। तो वाक्य से पहले आपको शब्द के बारे में जानना होगा, और शब्द से पहले आपको वर्ण के बारे में जानना होगा, ठीक है ना। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि चाहे आप लिख रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप बोल रहे हैं, तो वहां पर जो आप भाषा प्रयोग करते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। यानी कि जो मैं ये बोल रही हूँ, जो ये मेरे मुख से ध्वनियां निकल रही हैं, इनके जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं लिपि, यानी कि वर्ण, ठीक है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें टोटल 44 यानी कि 44 वर्ण है, जिसमें से 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। स्वर होते हैं अ से औ तक, और व्यंजन जो होते हैं आपके क से ज्ञ तक वाले जो व्यंजन होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। ये मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको पहले ही क्लियर करा चुकी हूँ कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं,
पूरा बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को टॉपिक कराया है, ठीक है ना। अब हमें इन वर्णों का, यानी कि जब मैंने कहा कि स्वर होते हैं 11, अ आ इ ऊ ऊ, ठीक है, व्यंजन होते हैं क ख ग घ, तो इनका जब सार्थक मेल कराया जाता है, जैसे अब मैं यहाँ पर मेल कराऊंगी घ र, घर, च ल, चल, ठीक है ना, या उ प व न, उपवन, प न घ ट, पनघट। समझ आ रहा है, क्लियरली समझ आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, सार्थक बिल्कुल तरीके से उसका मेल किया है, प न घ ट। अगर मैं इसको कर दूं ये आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि सार्थक मेल नहीं है। तो जब हमने सार्थक मेल किया तो उसको हमने कह दिया शब्द, ठीक है ना। बिल्कुल हमें अच्छे से इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, इसीलिए हमने इसको कहा ये शब्द बना। वर्णों का जब हमने सार्थक मेल कराया वो शब्द बना। अब हमने, क्योंकि हमें पता है कि शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, तो जब हम उन्हीं शब्दों को किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो अब वो क्या होते हैं, क्योंकि वाक्य तो बहुत सारे शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, अभी मैं परिभाषा को क्लियर करूंगी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब हम वाक्यों को, शब्दों को किसी भी वाक्य में लिखते हैं तो अलग अलग तरह का काम करने लगते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम फिर पद कहते हैं। तो पद भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं, लेकिन पद हम तब कहते हैं जब हम वो अलग अलग तरह से काम करने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर पदों भी लिखा गया है कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम को, ठीक है। और ये मैंने आपको यहाँ भी, ये मैंने खुद से भी आप लोगों को नोट करवाया था, क्योंकि आपकी शायद, जैसे आपने बताया कि क्लास आप लोगों की आज ही हो रही है, तो यहाँ पर जैसे इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था वाक्य की परिभाषा को, ठीक है ना। ये मैंने वाक्य की परिभाषा आपको इस तरह से लिखवाई थी कि शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात, इसको आप लिख सकते हैं, शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है, ठीक है ना। शब्दों का वह सार्थक समूह, आप नीचे यहाँ पर अलग से देखेंगे मैंने अर्थात करके भी लिखा है, यानी कि मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर किया है कि किस तरह से जो है आप यहाँ पर बता सकते हैं। अर्थात शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है, ठीक है ना। अर्थात सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, शब्द सार्थक होना चाहिए, यानी कि मीनिंगफुल होना चाहिए, आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कैसे होना चाहिए, व्यवस्थित क्रम में, क्रम व्यवस्थित होना चाहिए कि आपको कहाँ पर क्रिया शब्द लिखना है, कहाँ पर आपको कर्म लिखना है, कहाँ पर कर्ता है, कहाँ पर क्या है, ठीक है ना। तो ये व्यवस्थित। अब देखिए ये बहुत ही मुझे लगता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं आपके 9th में, जैसे कारक है, ठीक है, और आपका समास है, या बहुत सारी चीजें हैं। तो ये शब्द वाक्य अगर आपको अभी तक नहीं क्लियर है तो बच्चे इसको आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप घर पर इसको एक बार रिवाइज करें, पढ़ें, अच्छे से समझें, और उसके बाद आप नेक्स्ट सेशन में मुझे इसकी परिभाषा बताएंगे। सारे बच्चों ने नोट कर लिया? जीआईसी गोनीखाल अभी भी बच्चों ने नोट नहीं किया है, मुझे लगता है सारे बच्चों को वाक्य जो है टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है। जीआईसी गोनीखाल में जो टॉपिक है हमारा वाक्य विचार, मुझे लगता है सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, पहले से ही उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसीलिए वो बिल्कुल भी नोट नहीं कर रहे हैं। जीआईसी बाग वाला बच्चे आप लोगों ने नोट कर लिया? शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है, अर्थात सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे जिससे अपेक्षित अर्थ, यानी कि आपको वाक्य का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, अपेक्षित अर्थ जो है प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। यस जीआईसी गोनीखाल, गुड बच्चे, अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, यस गुड बच्चे, यस जीआईसी गोनीखाल बैठ जाइए बच्चा, गुड।
जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है वो इस बच्ची की नोटबुक से नोट करेंगे सारे बच्चे। अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। यस, वेरी गुड जीआईसी बाग वाला, गुड। तो आज का जो हमारा सेशन है, वैसे तो ये आज यहाँ पर जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, क्लियर हो जाने चाहिए थे, लेकिन सही बात है कि अगर आप लोगों को वाक्य होता क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है, ये अगर आप लोगों को नहीं क्लियर है तो आगे पढ़कर कोई फायदा नहीं है। आपको फिर से ये चीजें एक बार पढ़िए, घर पर जाकर परिभाषा लिखिए, और उसके बाद में थोड़ा सा लास्ट नेक्स्ट सेशन में आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगी जो चीजें हमने पढ़ी है। और आप देख भी सकते हैं, आपके जो अपलोड भी किया जाता है यूट्यूब पर, अगर आप पुराने जो हमारे देख सकते हैं सेशंस, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। आप उसके बाद नेक्स्ट सेशन से अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप वहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन में आप आगे जो मैं पढ़ाऊंगी वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर से मैं थोड़ा बहुत रिवाइज आपके लिए जरूर करूंगी। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।